नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो साथियों, यहाँ पे हम आपको बताएंगे स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जो चैप्टर है उसके लेक्चर नंबर 3 में। यहाँ पर ऑलरेडी इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को डिलीवर कर दिया गया है, जो कि आपके 12th क्लास बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें हमने एनिमल हस्बेंड्री और पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट और साथ ही साथ हमने डेयरी फार्म मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया है। इससे आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, जिसको हम आगे जानेंगे कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, आप समझने का प्रयास करेंगे। जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है एनिमल ब्रीडिंग। क्या है बच्चों? एनिमल ब्रीडिंग। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि एनिमल ब्रीडिंग क्या है, क्या, तो एनिमल ब्रीडिंग जानने से पहले आप एक टर्म जानिए, एनिमल हस्बेंड्री। तो बच्चों, एनिमल हस्बेंड्री में हमने यही देखा था कि एनिमल हस्बेंड्री में हम करते क्या है, तो हम जीवों के क्या करते हैं, भोजन, आवास और साथ साथ उनके प्रजनन और स्वास्थ्य इत्यादि का भी ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एनिमल ब्रीडिंग है वो एनिमल हस्बेंड्री का ही एक महत्वपूर्ण पहलू है, या एनिमल हस्बेंड्री का ही एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, तो एनिमल ब्रीडिंग क्या है? तो एनिमल ब्रीडिंग एनिमल हस्बेंड्री का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो बच्चों, कोई भी आपसे पूछे कि बताइए कि एनिमल ब्रीडिंग है क्या, तो सबसे पहले आप एक पॉइंट जरूर बताएंगे कि यह एनिमल हस्बेंड्री का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उसके बाद में बताएंगे कि ये एनिमल ब्रीडिंग में हम लोग करते क्या है, समझिएगा। तो बच्चों समझिए, एनिमल ब्रीडिंग में हम करते क्या है, तो हम करते हैं कि जो डिजायरेबल कैरेक्टर वाले, यानी कि हम ऐच्छिक गुण वाले, ऐच्छिक गुण यानी कि मान लेते हैं कोई मवेशी है, हम चाहते हैं कि ज्यादा दूध दे रहा हो, ठीक है, मतलब दूध दे रही हो, तो वहां पे हम उसको सिलेक्ट किए। यानी कि डिजायरेबल जो ट्रेट होते हैं, लक्षण वाले दो, क्या करते हैं, पशुओं को हम सेलेक्ट करते हैं और उनके बीच में हम क्या करा देते हैं, मैटिंग कराते हैं। इसी को कहते हैं एनिमल ब्रीडिंग। तो समझने का प्रयास करेंगे। इसमें दो वांछित गुण वाले, दो वांछित गुण वाले पशुओं का चयनात्मक या चयनित मैटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? संगम, यानी कि सेलेक्टिव संगम, चयनित मैटिंग कराया जाता है, चयनित मैटिंग कराया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर चयनित मैटिंग करने का मतलब होता है सेलेक्टेड मैटिंग, यानी कि हम सेलेक्ट करेंगे जो कि क्या होंगे, वांछित गुण वाले होंगे, उनको सिलेक्ट करेंगे और उनके बीच में क्या करा देंगे, संगम करा देंगे, मैटिंग करा देंगे, या उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रक्रिया होगी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एनिमल ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है जी। अब आपके सामने एक प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि एनिमल ब्रीडिंग हम करेंगे तो करेंगे क्यों? आखिर एनिमल ब्रीडिंग के द्वारा हमें क्या फायदे हैं, तो या एनिमल ब्रीडिंग के क्या उद्देश्य हैं, इस बात को हम जानेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं एनिमल ब्रीडिंग के उद्देश्य को, यानी कि पर्पस ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। तो बच्चों, एनिमल ब्रीडिंग के भी कुछ उद्देश्य हैं। अब ये उद्देश्य कौन कौन से हैं, आप इसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एनिमल ब्रीडिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, तो उच्च गुणवत्ता वाले नस्लों को तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ हम उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। तो आपके सामने दो पर्पस हो गया कि उच्च नस्ल वाले या उन्नत नस्ल वाले, उच्च कहिए या उन्नत कहिए, उन्नत नस्ल वाले पशुओं को विकसित कर सकते हैं, पशुओं को विकसित कर सकते हैं। ठीक है ना जी, ओके। अब जो दूसरा हमारा पर्पस है वह है कि उत्पादक, यानी कि जो उत्पाद है, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, उत्पाद के गुणवत्ता में
क्या कर सकते हैं बच्चों, सुधार कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपके एनिमल ब्रीडिंग के दो पर्पस हैं, एक है कि उन्नत नस्ल वाले पशुओं को क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या करें तो विकसित कर पाए, और साथ साथ जो प्रोडक्ट उत्पन्न हो रहे हैं उनके जो गुणवत्ता है यानी कि जो क्वालिटी है उसमें इंप्रूव कर सके। तो बच्चों यहाँ पर जो एनिमल ब्रीडिंग है इसके दो पर्पस निम्नलिखित है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इसके मेथड्स की, यानी कि जो एनिमल ब्रीडिंग है इसमें कौन कौन से मेथड्स हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ओके जी। तो अगर हम एनिमल ब्रीडिंग के मेथड्स की बात करते हैं तो बच्चों एनिमल ब्रीडिंग में आपके दो मेथड्स आते हैं। अब दोनों मेथड्स कौन कौन से हैं तो उसको हम लोग देखेंगे। देखिएगा, एनिमल ब्रीडिंग में मेथड्स आते हैं, तो मेथड्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। अब एनिमल ब्रीडिंग में कौन कौन से मेथड्स आते हैं, तो आपके सामने सबसे पहला जो मेथड होता है इसको हम कहते हैं इन ब्रीडिंग। क्या कहता है बच्चों, इन ब्रीडिंग कहते हैं। जो दूसरा मेथड आपके सामने है इसको कहते हैं आउट ब्रीडिंग। ठीक है, अब ये आउट ब्रीडिंग क्या है, इन ब्रीडिंग क्या है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इन ब्रीडिंग की, तो बच्चों आप समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये इन ब्रीडिंग होता क्या है। चलिए, ब्रीडिंग मेथड्स, तो ब्रीडिंग मेथड्स को ऑलरेडी हमने आपको बता दिया कि ब्रीडिंग मेथड्स दो है, एक इन ब्रीडिंग एक आउट ब्रीडिंग। ठीक है जी, ओके। अब यहां पर हम इन ब्रीडिंग की बात करते हैं। इन ब्रीडिंग समझने का प्रयास करेंगे आप। इन ब्रीडिंग, इन मतलब देखिएगा, इन मतलब अंदर का बात हो रही, किसकी, अंदर की, यानी कि इसमें हम वैसे पशुओं की क्या कराएंगे के बीच मैटिंग कराएंगे जो एक दूसरे से क्या हो, रिलेटेड हो, एक दूसरे से रिलेटेड हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग कहते हैं। सिंपल सी बात है, और नस्ल क्या होगा, एक ही होगा। यानी कि जब मेटिंग में हम वैसे पशुओं को सिलेक्ट करेंगे जिनका नस्ल क्या हो, सेम हो, और साथ ही साथ क्या उसमें जो हम लोग मेटिंग कराते हैं जनरली 4 से 6 जनरेशन तक कराते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। फिलहाल आप समझने का प्रयास करेंगे कि इनब्रीडिंग होता क्या है। ठीक है, तो वैसा प्रजनन जिसमें हम वैसे पशुओं के बीच मैटिंग कराते हैं जिनका या जो एक ही नस्ल के होते हैं, ठीक है बच्चों, आप फिर से समझने का प्रयास करेंगे कि वैसा प्रजनन जिसमें हम वैसे पशुओं के बीच मैटिंग कराते हैं जो एक ही नस्ल के होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग। उसे इनब्रीडिंग कहा जाता है, इनब्रीडिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग। ओके जी, क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग कहते हैं, इनब्रीडिंग कहते हैं। ओके, अब यहां पे आप समझने का प्रयास करेंगे। अब जो इनब्रीडिंग है इसमें हम करते क्या है, तो बच्चों आप देखिएगा, अभी हमने आपको बताया था कि इनब्रीडिंग में क्या करते हैं कि हम लगातार 4 से 6 जनरेशन तक उन्हीं एक ही नस्ल के जीवों के बीच में क्या कराते हैं, मैटिंग कराते हैं। तो ये पॉइंट क्या है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सिंपल सा आप लिखेंगे, इसमें एक ही नस्ल के पशुओं के बीच 4 से 6 पीढ़ी तक संगम यानी कि बच्चों मैटिंग कराते हैं, पीढ़ी तक मैटिंग कराते हैं। ओके जी,
अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन कौन से स्ट्रेटजी का पालन किया जाता है इनब्रीडिंग में, उसको हम देखेंगे। फिलहाल आप एक नजर इधर रखेंगे कि इनब्रीडिंग क्या है। तो वैसे प्रजनन जिसमें हम वैसे पशुओं के बीच में क्रॉस कराते हैं जो एक ही नस्ल के होते हैं, और हाँ किसमें हम जो नस्ल होता है एक ही नस्ल के पशुओं के बीच कितने जनरेशन तक क्रॉस कराते हैं जी, या कितने जनरेशन तक मैटिंग कराते हैं, तो वह है 4 से 6 जनरेशन तक। ओके जी, अब आप यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है या प्रश्न करने का मतलब एक कंसेप्ट है कि यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेटजी ऑफ इनब्रीडिंग, स्ट्रेटजी ऑफ इनब्रीडिंग, यानी कि जो इनब्रीडिंग है उसकी क्या कार्यनीति है उसको हम देखेंगे। इनब्रीडिंग की कार्यनीति, इनब्रीडिंग की कार्यनीति। ओके जी, इनब्रीडिंग की कार्यनीति हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखिए हम लोग करते क्या है, तो ये जो पशु हैं उनको हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट हम वैसे पशुओं को करते हैं जिनकी उत्पादन क्षमता अधिक हो, यानी कि ये सुपेरियर क्वालिटी के हो, उन्हीं को हम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, तो समझिए। देखिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आप जब हम बोलेंगे तब आप नोट डाउन करेंगे। तो इसमें हमने क्या किया, तो सुपेरियर मेल, सुपेरियर मेल, और फिर ये सुपेरियर फीमेल, सुपेरियर फीमेल दोनों को क्या किया हमने, सिलेक्ट किया। क्या करा बच्चों, सिलेक्ट किया। आप मान लेते हैं जो सुपेरियर मेल है, ठीक है, ये सुपेरियर मेल है और ये सुपेरियर फीमेल है, इन दोनों के बीच में हमने क्या करा है, क्रॉस कराया। अब क्रॉस कराने के बाद हमको मिला एक हाइब्रिड, ठीक है जी, क्या मिला, हाइब्रिड मिला। अब ये जो हाइब्रिड मिला है, अब क्या करेंगे, या कह सकते हैं ये प्रोजनी मिला है। क्या मिला है बच्चों, प्रोजनी मिला है। अगर ये क्या होते हैं, सुपेरियर मेल और सुपेरियर फीमेल क्या है, अगर अलग अलग क्या है गुण वाले हैं तो वो तो हाइब्रिड बनेगा, अगर सेम है तो हाइब्रिड नहीं बनेगा। या कह सकते हैं कि उसमें जो प्रोजेनी विकसित हो रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे, कोई कुछ भी यहाँ पर नोट डाउन नहीं करना है। तो सुपेरियर मेल को सिलेक्ट किया, सुपेरियर फीमेल को हमने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करा करके क्या किया, उसमें हम लोग ने क्या करता है, मैटिंग कराया। मैटिंग कराया तो जो प्रोजेनरी उत्पन्न हुआ, इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से हम करते हैं सिलेक्ट। क्या करते हैं बच्चों, सेलेक्ट करते हैं। किसको सेलेक्ट करते हैं, सुपेरियर को। अब इसमें से हम सुपेरियर मेल और फीमेल को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ताकि हम क्या कर सकते हैं, आगे चल करके क्या कर सकें, तो हम लोग मैटिंग करा सकें। तो इनब्रीडिंग में यही क्रियान्विति को अपनाया जाता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको हम नोट डाउन करेंगे। अब देखिए, अब आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि सबसे पहले यही लिखना है, सबसे पहले सुपेरियर मेल, सुपेरियर मेल एवं सुपेरियर फीमेल, सुपेरियर फीमेल, सुपेरियर मेल और सुपेरियर फीमेल को सेलेक्ट करके, फीमेल को सेलेक्ट करके मैटिंग कराया जाता है। मैटिंग करने का मतलब संगम कराया जाता है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात हो रही है बच्चों, मैटिंग कराया जाता है, मैटिंग कराया जाता है। अब क्या हुआ, क्या हमने क्या किया, तो इसमें सुपेरियर मेल और सुपेरियर फीमेल को हमने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करा करके हमने मैटिंग कराया। और जब मैटिंग कराएंगे तो जाहिर सी बात है उससे क्या उत्पन्न होंगे, संतान उत्पन्न होंगे, और संतान जब उत्पन्न होंगे तो उसमें क्या कर देंगे, उसमें से हम सुपेरियर मेल और सुपेरियर फीमेल को सेलेक्ट करेंगे, ताकि हम आगे क्या कर सके, मैटिंग करा सके। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि मैटिंग के फलस्वरूप, मैटिंग के फलस्वरूप उत्पन्न संतान, उत्पन्न संतान
में से उत्पन्न संतान में से सुपेरियर फीमेल एवं सुपेरियर मेल को चुना जाता है, चुना जाता है। अब क्यों चुना जाता है? ताकि आगे मैटिंग कराया जा सके। कराया जा सके। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इनब्रीडिंग में कौन कौन से स्ट्रेटजी अपनाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम सुपेरियर मेल और सुपेरियर फीमेल को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और फिर इसको हम मैटिंग कराते हैं। अब मैटिंग के फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न होते हैं उसमें सब क्या करते हैं, सुपेरियर मेल और सुपेरियर फीमेल को सेलेक्ट करते हैं कि आगे जाकर के हम क्या कर ले, मैटिंग करा सके। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने देखा था ये था इनब्रीडिंग। ओके बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले हैं आउटब्रीडिंग की। अब समझने का प्रयास करेंगे कि ये आउटब्रीडिंग होता क्या है। आउटब्रीडिंग होता क्या है, तो इनब्रीडिंग में हमने देखा था कि एक ही नस्ल के पशु थे, लेकिन आउटब्रीडिंग में क्या होता है कि हम वैसे नस्ल के या वैसे पशुओं के बीच में क्रॉस कराते हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, उसको बोलते हैं आउटब्रीडिंग। ठीक है, देखिए आउटब्रीडिंग प्रजनन का वह प्रक्रिया, प्रजनन का वह प्रक्रिया जिसमें हम वैसे पशुओं के बीच मैटिंग कराते हैं जिनका कोई संबंध नहीं होता है, जिनका कोई संबंध नहीं होता है। क्या होता बच्चों, जिनका कोई संबंध नहीं होता है, नहीं होता है। तो इसे हम क्या करते हैं बच्चों, तो इसे हम करते हैं आउटब्रीडिंग। संबंध नहीं होता है, आउटब्रीडिंग कहलाता है। आउटब्रीडिंग कहलाता है। ठीक है जी, थोड़ा सा वेट करेंगे, हम थोड़ा पानी पी लें। बच्चों कहीं जाना नहीं है। ठीक है बच्चों, इंतजार करने के लिए शुक्रिया। तो बच्चों यहाँ पर हम बात कर रहे थे, हम यही बात कर रहे थे कि प्रजनन का वह प्रक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं, वैसे पशुओं के बीच क्या करते हैं, मैटिंग कराते हैं जिनका कोई संबंध नहीं होता है। एक और बात आप ध्यान देंगे, इसमें जो मैटिंग कराते हैं हम लोग, वो क्या होता है, एक ही नस्ल के जीव होते हैं। क्या होता है बच्चों, एक ही नस्ल के जीव होते हैं लेकिन उनका 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होता है। तो आप समझने का प्रयास करेंगे, एक ही नस्ल के जीव होते हैं जो कि केस में भाग लेते हैं आउटब्रीडिंग में। एक ही नस्ल के जीव होते हैं लेकिन उनका 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होते हैं, कॉमन एंसेस्टर नहीं होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने बात किया आउटब्रीडिंग की। आउटब्रीडिंग क्या है, तो ये प्रजनन का वह प्रक्रिया है
जिसमें हम वैसे पशुओं के बीच मैटिंग कराते हैं जिनका कोई संबंध नहीं होता है, उसे हम आउटब्रीडिंग कहते हैं। और बच्चों थोड़ा सा एक बात और ध्यान देंगे कि इसमें जो मैटिंग कराया जाता है एक ही नस्ल के जीव होते हैं, लेकिन क्या होता है उनका 4 से 6 जनरेशन तक कोई एंसेस्टर नहीं होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं आउटब्रीडिंग। तो बच्चों समझने का प्रयास करेंगे कि जो यहाँ पर आउटब्रीडिंग है उसमें आपके 2 प्रक्रियाएं आती हैं, ठीक है। ओके, आउटब्रीडिंग में 2 प्रक्रिया आती हैं। एक को कहते हैं आउट क्रॉसिंग और दूसरे को कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। ओके, तो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं आउटब्रीडिंग के दोनों प्रक्रियाओं को। एक डिस्कस करेंगे वो क्या होगा आउट क्रॉसिंग, और दूसरा भी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्रॉस ब्रीडिंग। तो आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक बात आप ध्यान देंगे, यहां पर जो हम लोग क्रॉस कराते हैं यानी कि जो आउट क्रॉसिंग होता है इसमें हम वैसे नस्ल के बीच में क्रॉस कराते हैं जिनका अभी हमने आपको बात किया था आउटब्रीडिंग में कि इसमें वैसे नस्ल के बीच में क्रॉस कराते हैं जिनके 4 से 6 जनरेशन तक कोई क्या होता है, कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं आउट क्रॉसिंग। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। अब यहां पर बच्चों ये आउट क्रॉसिंग होता क्या है समझिए। वैसा प्रजनन प्रक्रिया, वैसा प्रजनन प्रक्रिया जिसमें भाग लेने वाले नस्ल का 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होता है, कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होता है, एंसेस्टर नहीं होता है। ठीक है जी, तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, तो इसको हम कहते हैं आउट क्रॉसिंग। क्या कहलाता है बच्चों, आउट क्रॉसिंग कहलाता है, आउट क्रॉसिंग कहलाता है। ठीक है, तो आउट क्रॉसिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारी, इसके बाद हम बहुत सारी प्रक्रियाओं को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे देखिए, अब आउट क्रॉसिंग हो गई ना कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि हम इसमें क्या करने वाले हैं, तो वैसे ओ प्रजनन डबल हो गया है बच्चों, कोई नहीं, एक मिटा देते हैं। वैसा प्रजनन प्रक्रिया जिसमें भाग लेने वाले नस्ल का 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होता है, आउट क्रॉसिंग कहलाता है। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो दूसरा प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। लेकिन उसके पहले आप थोड़ा सा बता दें कि आउट क्रॉसिंग से जो क्या होते हैं, जंतु उत्पन्न होते हैं जो या प्रोजनी उत्पन्न होते हैं उन्हें हम कहते हैं आउट क्रॉस। ठीक है, तो एक पॉइंट आप लिखेंगे, आउट क्रॉसिंग से उत्पन्न आउट क्रॉसिंग से उत्पन्न संतान को हम क्या कहते हैं बच्चों, आउट क्रॉस कहते हैं, आउट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बताया कि आउट क्रॉसिंग में क्या करते हैं, तो प्रजनन की वैसी प्रक्रिया है जिसमें भाग लेने वाले जो नस्ल हैं वो 4 से 6 जनरेशन तक कॉमन तो होते नहीं उसकी अगर हम पेडिग्री का एनालिसिस करें तो उसमें 4 से 6 जनरेशन तक कोई एंसेस्टर कॉमन नहीं होता है। ठीक है, और इसमें करते क्या है, तो आउट क्रॉसिंग से उत्पन्न जो संतान होते हैं उसको हम कहते हैं आउट क्रॉस। अब यहाँ पर आपके सामने है जो नेक्स्ट प्रक्रिया है जो कि है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग देखिएगा बच्चों, क्रॉस ब्रीडिंग में हम करते क्या है,
तो क्रॉस ब्रीडिंग में हम सुपेरियर मेल और सुपेरियर फीमेल को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके हाइब्रिड तैयार करते हैं। ठीक है जी। इस प्रक्रिया में हम सुपेरियर मेल एवं सुपेरियर फीमेल, मेल एवं सुपेरियर, यानी कि सुपेरियर का मतलब होता है बच्चों उन्नत, ठीक है। सुपेरियर मेल एवं सुपेरियर फीमेल के बीच मेटिंग कराते हैं, ठीक है जी। अब एक बात यहाँ पे रहा कि इसमें मेटिंग करा दिया तो क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा हम करेंगे क्या, तो समझिएगा। इसके द्वारा हम दो नस्ल के गुणों को कंबाइन मतलब एक दूसरे में जोड़ करके, कंबाइन करके हाइब्रिड, क्या बच्चों, कंबाइन करके हम क्या तैयार कर सकते हैं, तो हाइब्रिड तैयार कर सकते हैं। कंबाइन करके हाइब्रिड तैयार कर सकते हैं, ठीक है जी। तो समझिएगा कि ये क्रॉस ब्रीडिंग में करके आ रहा हम, तो क्रॉस ब्रीडिंग में हम क्या कर रहे हैं, तो सुपेरियर मेल, देखिएगा सुपेरियर मेल यानी कि एक नस्ल का सुपेरियर मेल और दूसरे नस्ल का सुपेरियर फीमेल, यानी कि बच्चों समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो सुपेरियर मेल होगा वो क्या होगा, मान लेते हैं एक नस्ल का ये हो गया, क्या हो गया, एक नस्ल का ये हो गया और दूसरे नस्ल का ये हो गया, दूसरे नस्ल का क्या हो गया, तो सुपेरियर फीमेल हो गया। और इसके बीच में हम क्या कराते हैं, तो मेटिंग करा रहे हैं। क्या करा रहा है बच्चों, मेटिंग करा रहे हैं, और मेटिंग करा करके नए कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं, यानी कि हम लोग इसके द्वारा हाइब्रिड तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। आउट ब्रीडिंग हो गया, आउट क्रॉसिंग हो गया, क्रॉस ब्रीडिंग हो गया, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब समझने का प्रयास कीजिएगा इसके, ठीक है। यानी कि क्रॉस ब्रीडिंग के बाद थोड़ा समझिए, क्रॉस ब्रीडिंग के बाद हम बात करते हैं, इससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको जानना बहुत ही क्या है, जरूरी है, उसको हम लोग समझेंगे। और वो महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है जिसको हम आपको बताएंगे, और महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको कहते हैं हम लोग इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो बच्चे समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन है क्या। तो देखिएगा, जब हम क्या करते हैं, लगातार एक ही नस्ल के जीवों के बीच में क्रॉस कराते हैं ना, समझने का प्रयास करेंगे कि जब हम लगातार एक ही नस्ल के जो जीव होते हैं या पशु होते हैं उनके बीच में क्रॉस कराते हैं, तो क्या होता है, उनकी उत्पादन क्षमता भी घट जाती है और उनकी जो प्रजनन शक्ति है वो भी घट जाती है। इसी को हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हम आउट ब्रीडिंग के द्वारा फिर से रिस्टोर कर सकते हैं, आउट क्रॉसिंग के द्वारा रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। तो चलिए इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए, जब हम एक ही नस्ल के यानी कि ब्रीड के, एक ही नस्ल के जीवों के बीच लगातार मैटिंग कराते हैं, लगातार मैटिंग यानी कि उनके बीच में प्रजनन, मैटिंग कराते हैं, तब उनकी उत्पादन
क्षमता, तब उनकी उत्पादन क्षमता तथा साथ ही साथ प्रजनन क्षमता में कमी आती है, क्षमता में कमी आती है। इसे ही हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। तो बच्चों, इनब्रीडिंग डिप्रेशन है क्या? तो जब हम एक ही नस्ल के जीवों के बीच में लगातार मैटिंग कराते हैं तो उनके जो क्या प्रोडक्टिविटी है वो भी घट जाती है, और साथ ही साथ होता क्या है कि उनमें जो प्रजनन क्षमता होती है उसका भी ह्रास होता है, यानी कि कमी आती है। इसी को कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब यहाँ पे एक बात रहा कि आप इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कैसे दूर कर सकते हैं। तो बच्चों, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कैसे दूर किया जा सकता है? तो सिंपल सी बात है, आप इसे समझिएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को आउटब्रीडिंग के द्वारा रिस्टोर किया जा सकता है, यानी कहने का मतलब यही हुआ बच्चों कि यहाँ पर जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या हुए हैं, प्रोडक्टिविटी जो घट गई है, यानी प्रजनन क्षमता भी घट गई है, तो उसको हम फिर से क्या कर सकते हैं? तो आउटब्रीडिंग करा करके रिस्टोर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप इसे समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं आगे। तो बच्चों, कहीं जाना नहीं है, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इंटर एस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि ये भी क्या है कि प्रजनन का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि क्या है, इंटर एस्पेसिफिक है, यानी कि बहुत ही विशिष्ट है। ठीक है, अब इसमें करते क्या है, तो जो इंटर एस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया शामिल होती है जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सहारा लेते हैं। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन में किसका सहारा लेते हैं? तो लिख लेंगे इसमें हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या करते हैं बच्चों? तो इसमें हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सहारा लेते हैं। अब आपके सामने एक प्रश्न आ गई, आपके सामने एक प्रश्न क्रिएट हो रही है कि ये इंटर एस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है क्या? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है क्या? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग भाग ले रहे हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है क्या? तो आप समझने का प्रयास करेंगे। अभी आपको नोट डाउन नहीं करना है, देखेंगे बच्चों। अब मानते हैं कि होता क्या है, जैसे कि हम करते क्या है, तो हमने क्या किया, सुपेरियर मेल लिया। ठीक है, सुपेरियर जो मेल है। अब देखिए, जो सुपेरियर मेल है इससे हमने क्या किया, इससे हमने सीमेन को कलेक्ट किया, यानी कि उसके हमने वीर्य को कलेक्ट किया। ओके जी, हमने सुपेरियर मेल से क्या किया, वीर्य को कलेक्ट किया, और सेलेक्टेड मवेशी के अंदर, सेलेक्टेड जो पशु है उसके अंदर हमने क्या कर दिया, इसको प्रवेश करा दिया। या समझिएगा, सीमेन को कलेक्ट किया तो हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, प्रवेश कराया। पहले आप समझ लेंगे, नोट डाउन करा देंगे हम। डायरेक्टली हमने क्या किया, उसको प्रवेश कराया। या देखिएगा, या इसको हमने क्या कर लिया, फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने का मतलब इसको हम फर्दर यानी कि आगे के समय में यूज करने के लिए इसको हमने क्या कर दिया, इसको फ्रिज में रख दिया। ठीक है, जिस हम आगे क्या कर सकते हैं, तो यूज कर सकते हैं। आपने गाँव में देखा होगा कि क्या होता है कि जब कोई मवेशी क्या होती है, उसका हीट पीरियड चलता है,
यानी कि उसमें गर्भ धारण करने का जो उत्सुकता होती है, कहने का मतलब कि गर्भ धारण करने की जिज्ञासा होती है उसमें, या कह सकते हैं एक प्रकार का एक्साइटमेंट होता है कि गर्भ धारण कर सके। ठीक है, तब होता क्या है, तो अगर कोई मेल नहीं मिलता है, यानी कि जैसे गाय है तो उसका साढ़ नहीं मिलता है, तो हम करते क्या है, तो हम यहाँ पे बुलाते हैं डॉक्टर को। डॉक्टर क्या करता है कि वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके वीर्य को उसके गर्भ में पहुंचा देता है और आगे की प्रक्रिया वहां पर चलती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी वही बात किया जा रहा है कि सुपेरियर मेल से क्या किया जा रहा है, तो सीमेन को कलेक्ट करके उसको हम तो या तो फ्रिज में रख लेंगे, या उसे हम डायरेक्ट क्या करते हैं, तो मवेशी के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। इंजेक्ट करने का मतलब उसके अंदर प्रवेश करा देते हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा समझने कि इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। अब ओके बच्चों, समझिए, देखिए आप इसे नोट डाउन करेंगे। जब सीमेन को मानव के द्वारा किसी भी विधि से पशु के प्रजनन मार्ग में पहुंचाया जाता है किसी भी विधि से। देखिएगा, जब सीमेन को मानव के द्वारा किसी भी विधि से पशु के प्रजनन मार्ग में पहुंचाया जाता है, तो उसे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, शॉर्ट में लिखा हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पे बात रहा बच्चों कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम सीमेन लाएंगे कहाँ से, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखिएगा, सबसे पहले सीमेन को सुपेरियर मेल से कलेक्ट किया जाता है, मेल से संग्रहित या संग्रह यानी कि कलेक्ट किया जाता है। क्या करते हैं बच्चों, कलेक्ट करते हैं। अब कलेक्ट करने के बाद उसे मवेशी के यानी कि जो पशु है उसको डायरेक्टली उसके घर में यानी प्रजनन मार्ग में पहुंचा दिया जाता है, या आगे यानी कि कुछ समय बाद अगर यूज करना है तो उसको हम कर देते हैं फ्रोज, यानी कि उसके फ्रीज करके रख देते हैं। कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली फीमेल के प्रजनन मार्ग में पहुंचा दिया जाता है, मार्ग में पहुंचाया जाता है या उसे आने वाले समय के लिए प्रिजर्व किया जाता है, समय के लिए प्रिजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने बात किया कि क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में मनुष्य के द्वारा जो सीमेन है, ये मवेशी का जो सीमेन है उसको किसी भी विधि के द्वारा प्रजनन मार्ग में पहुंचा दिया जाता है, उससे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीमेन को सुपेरियर मेल से कलेक्ट करते हैं, या तो उसे हम डायरेक्ट फीमेल के प्रजनन मार्ग में पहुंचा देते हैं, या आगे यूज करने के लिए उसे हम प्रिजर्व कर लेते हैं। अब थोड़ा सा एक बात समझने का प्रयास करेंगे आप। ओके जी, अब देखिए, अब यहाँ पे बात क्या किया जा रहा है,
समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, अब सीमेन, जो हमने क्या किया, सीमेन को प्राप्त किया है, तो एक पॉइंट है कि सीमेन को लिक्विड नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व, लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। तो बच्चों थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो कुछ भी मैटर हमने बताया है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, यानी कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब कंफ्यूजन यही है कि यहाँ पर ये जो टॉपिक चल रही है ना, वो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की नहीं है। समझने का प्रयास करेंगे, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की नहीं है। अब ये किसका है तो हम आपको बताते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। ये जो कुछ भी हमने आपको बताया अभी, ठीक है जी, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर होना चाहिए कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको हमने ध्यान नहीं दिया था, अब ध्यान गया है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। ओके, देखिए इसको हम कर लेते हैं सही। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर जो है ना, क्या होना चाहिए, कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। हमको उसी वक्त से लग रहा था कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बता रहे हैं बच्चों, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, तो एक प्रकार से कंट्रोल ब्रीडिंग का ही क्या है, तरीका है। ठीक है जी, यहाँ पे दिख रहे थे। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप चेंजिंग कर लेंगे, जरूर चेंजिंग क्या करना है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझ लेंगे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सहारा लेते हैं। ठीक है जी, सब प्रक्रियाएं सेम टू सेम है, कोई भी यहाँ पर एरर नहीं है, कोई गलतियां नहीं है, सब कुछ आपने सही लिखा है। अब यहाँ पे देखिएगा कि सीमन को हम लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। और प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, तो लिक्विड नाइट्रोजन लेंगे, और लिक्विड नाइट्रोजन में कितने डिग्री सेल्सियस पे, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं, तो ये सीमेन जो है उसको हम प्रिजर्व करते हैं। ओके जी, अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, उसको अब हम डिस्कस करते हैं। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। देखिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, वैसे पशुओं के बीच में क्रॉस कराते हैं, वैसे पशुओं के बीच में क्रॉस कराते हैं जो अलग अलग होते हैं, जो अलग अलग होते हैं लेकिन रिलेटेड स्पीसीज के होते हैं, जिनके नस्ल अलग अलग होते हैं बट उनका जो स्पीसीज होता है रिलेटेड होता है, उसको हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। समझिए, यह प्रजनन का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है बच्चों, इसमें हम, आप पॉइंट पॉइंट लिखेंगे, इसमें हम दो पशुओं के बीच, दो पशुओं के बीच मैटिंग कराते हैं, मैटिंग कराते हैं, जिनका नस्ल अलग होता है, जिनका नस्ल अलग होता है, अलग होता है, लेकिन
स्पीसीज सेम होती है, स्पीसीज सेम यानी कि रिलेटेड स्पीसीज होते हैं, रिलेटेड स्पीसीज होते हैं, ठीक है। रिलेटेड स्पीसीज, स्पीसीज सेम होता है या रिलेटेड स्पीसीज के होते हैं, ठीक है। क्या कहलाता है बच्चों, इसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल, ये इंटर स्पेसिफिक, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसे ही हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। चलिए जी, तो बच्चों यहाँ पर हमने इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या जाना, तो इसमें यह प्रजनन का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें दो पशुओं के बीच में मैटिंग कराते हैं, जिनके क्या होते हैं, नस्ल अलग अलग होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, ये जो दोनों होते हैं वे रिलेटेड स्पीसीज के होते हैं, उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। आपने म्यूल का नाम सुना है, म्यूल को यानी कि खच्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, खच्चर कहते हैं। थोड़ा सा खच्चर कैसे उत्पन्न होते हैं हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए, अगर हम बात करते हैं गधा की बात करते हैं, घोड़ा की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं रिलेटेड स्पीसीज के हैं, लेकिन देखिएगा इनके जो नस्ल है अलग अलग है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिए, हमने क्या किया कि एक फीमेल हॉर्स लिया, क्या ले बच्चों, फीमेल हॉर्स लिया, ठीक है, और इसके बीच में हमने क्रॉस करा दिया किससे, तो फीमेल हॉर्स हो गई, और मेल डोंकी से, मेल डोंकी से। अब देखिए, अब मान लेते हैं फीमेल हॉर्स है, ठीक है, इसका ये ओवम हो गया, और ये जो मेल हॉर्स है इसका ये एस्पर्म हो गया। क्या हो गया बच्चों, ओवम और ये एस्पर्म। अब दोनों को हमने करा दिया, फर्टिलाइज कराया, क्या करा बच्चों, फर्टिलाइज। अब फर्टिलाइज कराए हैं तो यहाँ पे जो जाइगोट बना है इससे क्या उत्पन्न हो रहा है, एक नया कॉम्बिनेशन उत्पन्न हो रहा है जिसका नाम है खच्चर। ओके बच्चों, तो अच्छे से पढ़ना है, खच्चर नहीं बनना है। आपका एग्जाम बहुत ही निकट है, इसलिए आप क्या करेंगे, मन लगा करके पढ़िए, और क्या करेंगे, तो विभिन्न प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे, ठीक है जी। तो हमने देखा ये कि मेल कैसे उत्पन्न होते हैं, कि हमने मेल हॉर्स के, ये फीमेल हॉर्स है उसे क्रॉस कराते हैं, यानी कि मैटिंग कराते हैं मेल डोंकी से, तब जाकर के उत्पन्न होता है खच्चर। और ये किसका एग्जाम्पल है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन का। ओके जी, अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है MOET, आप इसे इंपॉर्टेंट कर ही लो, इंपॉर्टेंट कर ही लेंगे। MOET जिसको हम कहते हैं मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक या टेक्नोलॉजी, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो आखिर ये होता क्या है, आप इसे पहले समझने का प्रयास करेंगे, फिर हम लोग लिख लेंगे इसे। जैसे देखिए हम करते क्या है, तो इस प्रक्रिया में या इस टेक्निक में, इस टेक्नोलॉजी में हम करते क्या है कि मवेशी को इंड्यूस करा करके, यानी कि FSH नामक हार्मोन को दे करके, जैसे मान लेते हैं कि मवेशी जहां पर एक ओवम यानी एक अंडे प्रोड्यूस करती है, वहीं पे हम क्या कर देंगे, FSH का डोज दे करके, FSH की अधिक मात्रा दे करके, उसी के जो ओवरी होगा, अंडाशय होगा, उसके अंदर हम क्या करा देंगे, तो उसमें हम 6 से 8 एग रिलीज करा देंगे, जिससे क्या होगा, तो ये देखेंगे हम क्या करा देंगे, एग रिलीज करा देंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं हम लोग, तो आर्टिफिशियल ही किया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें नेचुरल भी है। तो आप समझते हैं क्या MOET क्या है, तो आप इसे अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यह ऐसी तकनीक है, यह ऐसी तकनीक है जिसमें हम देखिएगा सुपेरियर फीमेल, जिसमें हम यहाँ पे सुपेरियर फीमेल भी हो सकती है, सुपेरियर फीमेल या कोई भी फीमेल हो, कोई मैटर नहीं करता, जिसमें हम क्या करते हैं, फीमेल को FSH हार्मोन का डोज देते हैं, हार्मोन का डोज देते हैं, ठीक है बच्चों। एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। किसमें हम क्या करते हैं, जो फीमेल है, यहाँ पे सुपेरियर ना ही रहे तो अच्छा है, ठीक है। जो फीमेल मवेशी है उसको हम क्या करते हैं,
तो उसे एफएसएस हार्मोन का डोज देते हैं, जिसके फलस्वरूप उसके अंडाशय से एक एग के जगह पर 6 से 8 एग रिलीज होते हैं, समझने का प्रयास करेंगे एक एक पॉइंट्स को, ठीक है। कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम क्या करते हैं, फीमेल को एफएसएस हार्मोन का डोज देते हैं, जिसके फलस्वरूप उसके अंडाशय से एक एग के जगह पे 6 से 8 एग रिलीज होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब जो फीमेल पशु है, अब फीमेल पशु को सुपेरियर मेल से मैटिंग कराया जाता है, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा सीमेन को प्रवेश कराया जाता है, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की क्रिया होती है, ठीक है बच्चों। तो अब फीमेल पशु को हम क्या करते हैं, सुपेरियर मेल से या तो मैटिंग करा देंगे या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की क्रिया यहाँ पे होती है, ओके जी। अब समझिएगा, अब क्या होगा, जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएंगे या मैटिंग कराएंगे तो वहां पर जो सीमेन जाएगा तो उससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से क्या बनेंगे, एम्ब्रियो बनेंगे, ठीक है, ओके जी। चलिए अब देखिए, अब क्या होगा, इंसेमिनेशन के फलस्वरूप क्या बनेंगे बच्चों, तो इंसेमिनेशन के फलस्वरूप होगा इंसेमिनेशन के फलस्वरूप फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रियो 8 से 32 कोशिका वाला हो जाता है, 32 कोशिका वाला हो जाता है, क्या होता है बच्चों, 8 से 32 कोशिका वाला हो जाता है, तब उसे नॉन सर्जिकली, यानी कि बिना किसी सर्जरी के, नॉन सर्जिकली गर्भाशय से निकालकर अलग अलग मादा पशुओं के गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है, तो बच्चों यही होता है इम्यूनिटी, ठीक है जी, ओके जी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एपी कल्चर के बारे में, या जिसे आप बी कीपिंग के नाम से जानते हैं। और बी कीपिंग आप रख लो लिख करके कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे कि बी कीपिंग है क्या। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।